नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया में और मैं हूं आपके साथ जया पाल। चलिए शुरुआत करेंगे इस वक्त की तमाम बड़ी और अहम खबरों की, जहां लखनऊ से बड़ी अपडेट। संजीव जीवा हत्याकांड मामला, गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो पर हत्या का आरोप। बद्दो पर 50 लाख की सुपारी देने का आरोप लगाया और पुलिस ने बदन सिंह बद्दो का नामजद किया है। और आपको बता दें कि पुलिस की चार्जशीट में बद्दो पर हत्या का आरोप लगाए। दोनों के बीच पुरानी दुश्मनी बताई जा रही है। हत्या की अहम वजह जो 2019 से फरार चल रहा है गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो और 7 जून को हुई थी लखनऊ कोर्ट में संजीव जीवा की हत्या। यूपी पुलिस की एसआईटी इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो वही गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो पर दर्ज है 47 मुकदमे। ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जहां आपको बता दें इस पूरे मामले को लेकर अब बद्दो को नामजद किया गया है। तो बड़ी खबर जो आपको बता दें कि पुलिस की तरफ से चार्जशीट में दाखिल किया गया और हत्या का आरोपी बदन सिंह बद्दो को बताया गया। साथ ही बताया जा रहा है कि पहले से ही दोनों में कोई दुश्मनी थी, जिसके चलते हत्या की गई। यही बड़ी और अहम वजह बताई जा रही है। तो लखनऊ से बड़ी अपडेट, संजीव जीवा हत्याकांड मामला, जहां आपको बता दें कि गैंगस्टर बदन सिंह बद्दो पर यह बड़ा हत्या का आरोप लगा है। जहां संजीव जीवा की हत्या की थी, बद्दो पर 50 लाख की सुपारी देने का आरोप लगा। जी सर, मैं आपको बता दूं, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में 3 बड़े नाम थे: बदन सिंह बद्दो, सुशील मूझ और संजीव जीवा। और संजीव जीवा की हत्या में जो एंगल आया है, उस एंगल में एक एप्लीकेशन को जरूर हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। जो संजीव जीवा ने प्रशासन को भेजी थी, उसने साफ तौर पर कहा था कि मुझे अपनी हत्या की आशंका है, और उसमें बदन सिंह बद्दो और सुशील मूझ दोनों के खिलाफ उसने एप्लीकेशन दी थी। अब जब मेरा यूपी पुलिस ने, यूपी एसटीएफ ने ये बड़ा खुलासा किया है कि नेपाल में विजय यादव को बदन सिंह बद्दो ने भेष बदलकर सुपारी दी थी, तो उससे अब नए कयास लगने शुरू हो गए हैं कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो ये दोनों कुख्यात है, उनके कंधे पर बंदूक रखकर या तो यूपी पुलिस ये केस को आगे बढ़ा रही है, और या वाकई में मेरठ से लेकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिमी पूरब की जमीनों तक के जो कब्जे को लेकर एक बहुत बड़ी वार चल रही थी, उस वार में संजीव जीवा की जान गई है। संजीव जीवा मुजफ्फरनगर का रहने वाले हैं, और मुजफ्फरनगर के ही रहने वाला है सुशील मूझ, और मेरठ का रहने वाला है बदन सिंह बद्दो। अब जब नेपाल में विजय यादव के जरिए ये बड़ा खुलासा यूपी एसटीएफ ने किया है, तो उसके बाद ये सबसे ज्यादा बात सामने आ रही है। क्या ऑस्ट्रेलिया और यूरोप जाने की बदन सिंह बद्दो की जो कहानी है, जिस पर वो पोस्ट डालता है अपने फेसबुक पर, वो पुलिस को बरगलाने की कहानी है, या गोरखपुर, नेपाल और आसपास के क्षेत्रों में ही एक्टिव रहकर वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश और विशेषकर मेरठ पर नजर रखे हुए? ये बड़ी बात है। मेरठ पुलिस ने यहाँ पर उनके कुछ करीबियों को उठाया है, और बाकी की जान पहचान पूछताछ करने के लिए उनसे बातचीत की जा रही है। मेरठ पुलिस की तरफ से अभी तक कोई वर्जन नहीं आया है, क्योंकि मेरठ इसमें सबसे बड़ा प्रमुख एंगल है। क्योंकि आज से 4.5 साल पहले जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर चुनावी सभाओं का आगाज कर रहे थे, तो ठीक उसी वक्त, उसी दिन मुकुट महल से अपने एक साथी के साथ कुछ पुलिस वालों को शराब पिलाकर वो आराम से यहाँ से फरार हो गया था। उस टाइम यहाँ पर एडीजी जोन प्रशांत कुमार थे, उन्होंने पूरी कोशिश की थी, लेकिन यूपी पुलिस के साथ साथ इंटरपोल बिल्कुल है, को भी। क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि तमाम जो जांच है वो की जा रही है संदीप, क्योंकि अब जिस तरह से देखें कि यूपी एसटीएफ की तरफ से, एसआईटी की तरफ से जो टीमें हैं वो गठित की गई है और इस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन ये भी बताया जा रहा है कि जो बदन सिंह बद्दो, उस पर पहले से ही 47 मुकदमे दर्ज है। साथ ही जो रिश्वत जो यहाँ पर सुपारी है, वो भी बदन सिंह बद्दो को दी गई थी। देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पे बदन सिंह बद्दो ने ही जो पूरी गैंग का था वो गैंग मास्टर था, यानी कि उन्होंने ही सुपारी दी थी विजय यादव को, जो विजय यादव ने संजीव जीवा की हत्या की। यानी 7 जून को इसके कोर्ट के अंदर, परिसर के अंदर जो है उनकी हत्या की गई। यानी कि दोनों की टकरार थी आपस में। संजीव जीवा की बात कर ले, बदन सिंह बद्दो की बात कर ले,
ले तो आपस में, क्योंकि मेरठ के कुख्यातों में से एक नाम हुआ करता था उन सबका, तो निश्चित तौर पे वो उन्होंने इस पूरी घटनाक्रम को लेकर के पहले से पूरी प्लानिंग बनाई थी। पूरी प्लानिंग बनाने के बाद से इसको जो है किस तरीके से इसको अंजाम देना है उसको लेकर के अपनी टीम को गठित किया था। यानी साफ है कि जिस तरीके से अगर हम अनिल यादव की बात करते हैं तो उसने साफ तौर पे कहा था कि नेपाल में हमें जो है पिस्टल बरामद हुई, नेपाल से मेरा संपर्क था, लेकिन कहीं ना कहीं नेपाल से संपर्क ना होकर के वो जो बातें कही थी एसआईटी को या पुलिस को जांच रिपोर्ट में सामने आई थी वो बातें झूठी थी। और इसके बाद से अब जब एसआईटी ने पूरी रिपोर्ट जो है दाखिल कर दी है तो इसमें साफ तौर पर निकल के आया है कि बदन सिंह बद्दो ने ही 50 लाख रुपए के फिरौती दे करके संजीव जीवा की हत्या कराई थी। और पूरा मामला इस तरीके से था कि जब संजीव जीवा और बदन सिंह बद्दो जमीनी कारोबार में आगे हुआ करते थे। कई बिल्कुल, क्योंकि अब जिस तरह से देखिए कि जो अहम वजह बताई जा रही थी, दोनों के बीच रंजिश और दुश्मनी पहले से थी। तो फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आप दोनों का। चले आगे बढ़ेंगे खबरों में, जो आपको बताते चले लखनऊ से बड़ी अपडेट। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारी है वो तेज हो गई है। देश के 5 लाख गांवों में होगा प्राण प्रतिष्ठा का प्रारंभ। हर शहर में 100 स्थानों पर लगाए जाएंगे एलईडी स्क्रीन। मंदिर निर्माण की तकनीकी विशेषताओं को बताया जाएगा। प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 5 लाख श्रद्धालु अयोध्या में मौजूद रहेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट योजना बनाने में जुटा। देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए ये व्यवस्था रखी गई। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जो आपको बताते चले कि अब अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का प्रसारण किया जाएगा। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की जो तैयारी है वो तेज कर दी गई है। देश के 5 लाख गांवों में जो प्राण प्रतिष्ठा है इसका प्रसारण किया जाएगा। हर शहर में 100 स्थानों पर एलईडी स्क्रीन लगाई जाएंगी। साथ ही मंदिर निर्माण की तकनीकी विशेषताओं को भी बताया जाएगा। इसके द्वारा प्राण प्रतिष्ठा के दौरान 5 लाख श्रद्धालु अयोध्या में मौजूद रहेंगे, जिस दौरान प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। तो वहीं श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट योजना बनाने में अब जुटा है। देश विदेश से आने वाले लाखों श्रद्धालुओं के लिए व्यवस्था रखी जा रही है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी अनिल निषाद अयोध्या से लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल, आप जिस तरह से देखें कि अयोध्या में रामलला के मंदिर में अब प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी, जिसको लेकर तमाम जो तैयारियां हैं वो तेज हो गई। क्या कुछ अभी तक तैयारी कर ली गई है और क्या भी तैयारियों में बचा है? जी बिल्कुल जय, आपको बता दें कि श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र लगातार प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी कर रहा है, क्योंकि स्वयं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्राण प्रतिष्ठा में आने का निमंत्रण दिया गया है। इसके साथ साथ पूरा विश्व इसकी गवाही बने, इसके लिए एलसीडी लगाकर भी दिखाने की व्यवस्था की जा रही है। अभी कुछ दिन पहले जो ट्रस्ट की बैठक हुई है उसमें जानकारी ये ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी कि श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा होगी और वीआईपी मेहमानों की संख्या ज्यादा होगी। इसके लिए अयोध्या में जगह जगह टेंट सिटी बताई जाएगी, जिसमें श्रद्धालु आके रहेंगे, क्योंकि 2 दिन पहले से ही श्रद्धालुओं का विशाल तांता लगेगा। वीवीआईपी आएंगे, इसके लिए तैयारियां पूरी कर ली गई। एक टेंट सिटी बसाई जाएगी जो जिसमें वीआईपी श्रद्धालु या जो बाहर से श्रद्धालु आएंगे उनकी रहने की व्यवस्थाएं की जाएंगी, क्योंकि मंदिर और जो भी यहाँ के होटल हैं लगभग फुल हो जाएंगे। और प्राण प्रतिष्ठा की तैयारी बहुत जोरों शोरों से चल रही है। ट्रस्ट लगातार बैठकें कर रहा है, कहीं ना कहीं पूरे विश्व में इसको दिखाने की तैयारी की जा रही है। जी बिल्कुल, और जिस तरह से ये पूरे विश्व में दिखाने की तैयारी की जा रही, साथ ही बताया जा रहा है कि जगह जगह पे एलईडी लगाए जाएंगे। इसके साथ ही लोगों तक किस तरह से प्राण प्रतिष्ठा होगी, इसकी विशेषताएं क्या है और क्या कुछ अहम रहेगा, ये सभी चीज़ें लोगों तक पहुंचाई जाएंगी। जी बिल्कुल, प्राण प्रतिष्ठा में जो है, जो बाहर से जो ऋषि मुनि या ज्ञानी आएंगे, अयोध्या के जो ज्ञानी आएंगे, वो बाकायदा आचमन करके इसकी तैयारी करेंगे। पूजा पाठ और जो यज्ञ हवन होगा उसके करने के साथ हो जाएगी। तो बाकायदा दर्शकों को, जो श्रद्धालु हैं जो नहीं पहुंच सकते, उनको टीवी स्क्रीन के माध्यम से भी दिखाया जाएगा प्राण प्रतिष्ठा। और मंदिर के शुरुआत से जो है निर्माण तक, जहां तक निर्माण हो जाएगा उसको भी दिखाया जाएगा, किस तरह से मंदिर तैयार होगा, क्या क्या इसमें लग रहा है, क्या विशेषताएं होंगी, कितने श्रद्धालु आ सकेंगे इसमें, उसको भी दर्शकों श्रद्धालुओं तक पहुंचाने के लिए एलईडी की व्यवस्था कहीं ना कहीं ट्रस्ट कर रहा है। जी बिल्कुल, तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका।
चले आगे बढ़ेंगे खबरों में, जो आपको बताते चले कि दिल्ली से बड़ी अपडेट, 5 दिनों तक बंद रहेंगे दिल्ली के ज्यादातर वीकली बाजार। G20 सम्मेलन को लेकर बड़ा फैसला लिया गया। आयोजन स्थल के पास मौजूद वीकली बाजार बंद रहेंगे। घरेलू सामानों के लिए करनी पड़ सकती है जद्दोजहद। पुलिस के निर्देश पर एमसीडी ने बाजारों को आदेश दिया है बंद रहने का। तो बात साउथ या साउथ वेस्ट और वेस्ट की करें तो बाजारों को आदेश जारी कर दिया गया कि ये बंद रहेंगे। साउथ जोन के सभी 12 वीकली बाजार बंद रहेंगे 5 दिनों तक। नजफगढ़ जोन के 29 वीकली बाजार बंद रहेंगे। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, क्योंकि G20 को लेकर ये बड़ा फैसला लिया गया है, जहां वीकली बाजार बंद रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी पीयूष तिवारी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। पीयूष, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही, क्योंकि G20 को लेकर तैयारियां तेज हो गई, अब वीकली बाजार 5 दिनों तक बंद रहने के आदेश जारी कर दिए। बिल्कुल, अगर हम बात करें तो भारत की ओर से G20 का जो समिट कहीं न कहीं भारत में कराया जा रहा है और 8 तारीख से लेकर 10 तारीख ये समिट चलेगा, लेकिन जो कि तैयारियां जो है वो पहले से की जा रही है। आपने देखा कल बाकायदा रिहर्सल भी हुआ कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे उनको किस तरीके से लेकर जाना है। इसके साथ ही अगर हम बात करें तो 5 दिनों तक जो दिल्ली के ज्यादातर वीकली बाजार हैं उनको बंद करने का फैसला लिया गया है, जिसके चलते कहीं न कहीं दिल्ली वासियों को सब्जी के साथ साथ अन्य घरेलू सामान खरीदने के लिए कहीं न कहीं जद्दोजहद करनी पड़ सकती है। दिल्ली पुलिस के कहने पर कहीं न कहीं एमसीडी ने साउथ की बात करें, साउथ वेस्ट की बात करें, वेस्ट जिलों में लगने वाले वीकली बाजारों को बंद करने का आदेश दिया है। बताया जा रहा है कि ये जो करीब 12 वीकली बाजार हैं वो 5 तारीख से लेकर यानी 5 सितंबर से लेकर 10 सितंबर तक के लिए बंद रहेंगे। इसके साथ ही नजफगढ़ जोन के भी 29 जो वीकली बाजार हैं उनको भी बंद करने के लिए बोला गया है। कुल मिलाकर अगर हम बात करें तो एमसीडी के कुल 12 जोनों में करीब 280 से 290 वीकली मार्केट हैं। हालांकि नॉर्थ और ईस्ट पर कहीं न कहीं फैसला लिया गया है कि ये वीकली बाजार बंद होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि पूरी तरीके से दिल्ली चाहे 7 तारीख से लेकर 10 तारीख की बात करें, दिल्ली पूरी तरीके से एक उस स्थिति में पहुंच जाएगी जैसा कि पिछली बार आपने लॉकडाउन की स्थिति देखी थी। क्योंकि अगर हम बात करें तो कई जगहों पे ग्रीन कॉरिडोर बनाया जा रहा है, यानी कि अगर कोई आपात स्थिति आती है तो जो विदेशी मेहमान आ रहे हैं उन्हें हॉस्पिटल तक पहुंचाया जा सके, इस लिहाज से उस सड़कों को भी बंद किया जाएगा। तमाम प्राइवेट संस्थानों और सरकारी संस्थानों को उन इलाकों में बंद करने के लिए कहा गया है। आज बाकायदा आदेश जारी किया गया है जहाँ पे ये G20 समिट होने वाला है और जहाँ जहाँ से क्योंकि तमाम अलग अलग होटलों में अलग अलग लोकेशन पे ही तमाम राष्ट्रीय अध्यक्ष रहेंगे, वहां से उन्हें पहुंचने में किसी भी तरीके से असुविधा ना हो। ट्रैफिक पुलिस के जवानों की संख्या भी बढ़ाई गई है, तो निश्चित रूप से वीकली बाजारों को लेकर बड़ा फैसला लिया गया है। पूरी तरीके से यही कोशिश की जा रही है कि G20 समिट के दौरान किसी भी तरीके बिल्कुल पीयूष, लेकिन इस बीच अगर हम जानेंगे कि अब जिस तरह से तैयारियां वो जोरों शोरों से चल रही हैं, तमाम जगहों पर सीसीटीवी कैमरों से भी नजर रखी जाएगी। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चले आगे बढ़ेंगे खबरों में, जहां पीलीभीत से बड़ी अपडेट, पिकअप से टकराए अनियंत्रित ऑटो हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। लखनऊ के खदरा के रहने वाले थे मृतक। सोहरा मऊ थाने क्षेत्र के गढ़वा चौकी क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां इस पूरे हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई है, तो घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां आपको बता दें कि पीलीभीत से ये बड़ी अपडेट है और पिकअप टकराई है, जिससे इस हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और 2 घायल है और घायलों को अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, जहां उनका इलाज जारी है। इस वक्त की बड़ी अपडेट और ये पूरा जो मामला है लखनऊ के खदरा का रहने वाला बताया जा रहा है। और आपको बताते चले, जहां पिकअप से अनियंत्रित ऑटो टकरा गई है, जहां 4 लोगों की जान चली गई, जबकि 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। उन घायलों का इलाज अस्पताल में जारी है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पिकअप से टकराई है अनियंत्रित। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित मिश्रा जुड़े हुए हैं पीलीभीत से। अमित, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस पूरे हादसे को लेकर? दरअसल ये मामला सुबह 6 बजे का है। आपको बता दें, नौशाद जो कि लखनऊ से नैनीताल के लिए जा रहे थे पीलीभीत होते हुए, तो जैसे ही पीलीभीत में सेरामऊ थाना उत्तरी क्षेत्र का जो चौकी पड़ता है गढ़वा खेड़ा, वहां पे जैसे ही पहुंचे कि वहां एक जो पिकअप थी वो खड़ी हुई थी रोड के किनारे, लेकिन ऑटो अनियंत्रित हुई और जाकर के उसमें टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि ऑटो के परकच्चे उड़ गए और वहीं उसमें सवार 6 लोग, जिनमें से 4 लोगों की
मौके पर ही मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। वहीं आपको बता दें कि मृतक नौशाद यानी स्वयं गाड़ी चला रहे थे, तो वहीं उनकी भी मौत हो गई और उनकी मिसेज, उनकी वाइफ जो है, उनकी भी, साइमा की भी मौत हो गई। वहीं 2 जो उसमें बच्चियां थी, मरियम और बुतुल, उनकी भी मौत हो गई। तो वहीं 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनका इलाज जो है वहाँ सरकारी अस्पताल जो पीलीभीत है वहाँ चल रहा है। घायलों में इजहार और नौशाद, एक 18 वर्षीय घायल है और 8 वर्षीय घायल है। इन दोनों का ट्रीटमेंट वहाँ जिला जो वहाँ पर अस्पताल है वहाँ ट्रीटमेंट चला। हालांकि स्थिति इनकी भी गंभीर बनी हुई। हालांकि जैसे ही इस मामले की जानकारी पुलिस को मौके पे पहुंची तो उन्होंने मृतकों के सबको वहां पर जो है पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। हालांकि अब इसकी जानकारी ये है कि पिकअप खड़ी हुई थी और पीछे से टक्कर लगी है, तो कहीं ना कहीं ये भी सवाल होता है कि हो सकता है कि गाड़ी चलाते वक्त, क्योंकि रात में ही गाड़ी निकली होगी, लंबा सफर रहा होगा, तो हो सकता है आंख लग गई हो और नींद के कारण ये बड़ा हादसा हो गया। जी बिल्कुल, क्योंकि ये बड़ा हादसा था। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। चलिए आगे बढ़ेंगे खबरों में। जहां हापुड़ से बड़ी अपडेट, डॉक्टर ने 6 माह की नाबालिग गर्भवती का जबरन ऑपरेशन कर दिया। रेप के आरोपी ने साथियों के साथ मिलकर कराया था ऑपरेशन। 7 महीने पहले जन सुविधा केंद्र संचालक ने किया था रेप के दौरान नाबालिग का अश्लील वीडियो भी बनाया था। वीडियो वायरल करने की धमकी देकर कई बार रेप की घटना के बाद 6 महीने की गर्भवती हुई थी नाबालिग। विशाल नर्सिंग होम के डॉक्टर ने जबरन ऑपरेशन किया। पीड़ित परिजनों ने 4 लोगों के खिलाफ दर्ज कराया है मामला और पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपियों की तलाश में जुट गई है। हापुड़ कोतवाली के गढ़मुक्तेश्वर की ये पूरी घटना बताई जा रही है। इस वक्त की ये बड़ी अपडेट आप तक पहुंचा रहे, जो आपको बताते चले कि 6 माह की गर्भवती का जबरन ऑपरेशन कराया गया और ये जो 6 माह की गर्भवती है वो जो बच्ची है वो अभी भी बालिग नहीं है। नाबालिग बच्ची के साथ पहले दुष्कर्म किया, रेप करता रहा, उसके बाद जो वीडियो है वायरल करने की बार बार धमकी देता रहा। तो फिलहाल पुलिस की तरफ से इस पूरे मामले पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया और कार्रवाई की जा रही है। हापुड़ कोतवाली के गढ़मुक्तेश्वर की घटना है जहां डॉक्टर ने 6 माह की नाबालिग गर्भवती का ये जबरन ऑपरेशन किया है। तो हमारे साथ हमारे सहयोगी ताहिर जुड़े हुए हैं फोन लाइन पर। ताहिर, क्या कुछ अपडेट मिल पा रही है इस पूरे मामले को लेकर? जी, आपको बताना चाहूंगा, गढ़मुक्तेश्वर कोतवाली क्षेत्र का ये मामला है जहां एक जन सेवा केंद्र चलाने वाला युवक था। जो पीड़िता पर इसके परिवार ने बताया कि एक उनकी नाबालिग लड़की जो कि जन सेवा केंद्र पर अपना आधार कार्ड बनाने गई थी, तो उसको उसको एक कोल्ड ड्रिंक पिलाई जिसमें नशीला पदार्थ था। नशीला पदार्थ पिलाकर उसके साथ जो है उसने हैवानियत की हदें पार की और रेप की घटना को अंजाम दिया। हालांकि ये मामला करीब 7 महीने पुराना बताया जा रहा है। वहीं जो पीड़िता है उसकी आरोपी ने अश्लील वीडियो भी बनाई। वीडियो बनाने के बाद उसको लगातार ब्लैकमेल करता रहा है। अब जब वो 6 महीने की प्रेग्नेंट हो गई तो जो है नाबालिग का विशाल ट्रामा सेंटर जो कि गढ़मुक्तेश्वर में ही है उसका अबॉर्शन करा दिया गया। यहाँ के उसमें बताया जा रहा है कि उसमें एक झोला छाप डॉक्टर, उसके अलावा आरोपी के 2 और साथी इस काम में मौजूद थे। हालांकि बड़ा सवाल ये बना होता है जिस तरीके से जो अस्पताल है, अस्पताल ने जो है कानून नियम को ताक पर रखकर ये अबॉर्शन किया है। हालांकि उस अस्पताल के खिलाफ FIR में जरूर उसका नाम है, मगर उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, क्योंकि यह विशाल ट्रामा हॉस्पिटल व ट्रामा सेंटर काफी विवादों में रहता है। पहले भी कई बार इस पर जो है आरोप लग चुके हैं। हालांकि पुलिस का कहना है कि सारे पुलिस की तरफ से पूरी कार्रवाई की जा रही है। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए ताहिर बहुत शुक्रिया आपका। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद चल दूंगी हाजिर।